वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सिंध में जंगलात की कटाई और मौसमियाती तब्दीली के असरात। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के जो हेड हैं मसूद लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। मसूद साहब, ये जंगलात के हवाले से हम बात करेंगे, जो जंगलात की कटाई है या इलीगल इंक्रोचमेंट है उसके हवाले से बात करेंगे। और जो जंगलात के 3 किस्म होते हैं जो हमारे सामने जो डेटा है, दरियाई जंगलात, नहरी जंगलात और मैंग्रोव के जंगलात। तो ये जो मैंग्रोव के जंगलात है इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके हवाले से आप क्या बताएंगे? देखें, पहली तो ये बात समझनी चाहिए कि जो मैंग्रोव्स हैं वो रेन फॉरेस्ट से 10 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सीक्वेस्टर करते हैं। 10 गुना ज़्यादा। तो उसको सही। तो उसको इसीलिए उसको ब्लू कार्बन कहते हैं और उस पर कार्बन क्रेडिट्स भी ज्यादा मिलते हैं। और चूंकि मैंग्रोव्स जो है वो अब जितना भी कोस्टल एरियाज हैं वो प्राइम लैंड्स हैं पाकिस्तान की, प्राइम शहर हैं जैसे कराची है या और ग्वादर है या जो बाकी और कोस्टल एरियाज हैं। सही। तो अब ये है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी मैंग्रोव्स ही हैं। और जो नया पैराडाइम अब इकोनॉमी का आ रहा है उसमें कमिंग फ्यूचर जो है उसमें कार्बन क्रेडिट्स से बहुत ज्यादा मुल्कों को पैसे मिल सकते हैं, बिल्कुल। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक को। तो सिचुएशन जो है वो मैंग्रोव्स की कोई अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि एक प्रोजेक्ट है इनका, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उन्होंने विन किए हैं 2023 में कार्बन क्रेडिट्स एंड मेरा ख्याल है कोई $40 मिलियन। तो अगर पाकिस्तान कैपिटलाइज करे पूरे कोस्टल बेल्ट पे जहां जहां मैंग्रोव हो सकते हैं तो अच्छा खासा फॉरेन करेंसी में पाकिस्तान को कार्बन क्रेडिट्स जो है मिल सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो सिंध में जो मैंग्रोव के जंगलात है, कोरंगी क्रीक से लेकर कोरंगी सर तक जो फैले हुए हैं, इंडस डेल्टा के हवाले से भी अगर देखा जाए तो मैंग्रोव के तो फ़ायदे तो आपने बताए, लेकिन सिंध में जो जंगलात की कटाई है उस पर हम बात करेंगे कि माहौलियाती तब्दीली पर उस पर क्या असरात पड़ते हैं। देखिए, जंगलात की कटाई को उस वक्त तक आप नहीं रोक सकते जब तक कि आप जो है प्रॉपर मेजर्स लें। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंग्रोव्स पे जो स्ट्रेस है वो उमूमन या बाकी जगहों पे भी है अभी, चूंकि फ्यूल वुड नहीं है, गैस की लोड शेडिंग है। 91% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो खाना जो है वो लकड़ी से बनाती है। अब आप जियारत के जंगलात में जाएं जहां हजारों साल पुराने जो सनोबर के दरख्त हैं जी। लोग उसको काट के उसे खाना पका रहे हैं। यानी आप इससे अंदाजा करें कि ये एनर्जी के मसले को सॉल्व करने के अलावा फिर दूसरा जो है वो ग्रीड है। अब नॉर्दर्न एरियाज में पाइन्स के दरख्त जो हिल्स में हैं वो मैसिव स्केल पे उसकी कटाई हुई है और नए लग नहीं रहे हैं, और वो उसकी वजह जो है वो टिम्बर की माफिया है। और यही मामले जो है इधर हैं, इधर जो है सिंध में खास तौर पे और पंजाब के प्लेन्स में, स्पेशली साउथ पंजाब में, लोग जो रिवराइन फॉरेस्ट हैं उसको काट के वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब सिंध में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है जो, तो अब उसके नताज ये होते हैं कि एक तो फ्लड ज्यादा आती है, लैंड डिग्रेडेशन होती है और इरोजन होती है। दूसरा ये कि जो दरख्त कट जाने के बाद वो रिहेबिलिटेट नहीं होते। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर सिर्फ 1% है, हालांकि क्लेम तो ये 5% कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन 1% है। और ये कि अगर यही जो है ट्रेंड जारी रहा तो आप हीट वेव्स को देख लें, गर्मी को देख लें, फिर उसके बाद आप अपनी एयर क्वालिटी, पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एयर क्वालिटी नॉर्मल हो। तो अब ये एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, ये अब नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। इसको अगर उस तरह से नहीं लिया गया तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, ये नेशनल सिक्योरिटी का ही मसला है। और ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जैसे आपने कहा, आपने आर्टिकल भी इस पे लिखा था ओशन वार्मिंग के हवाले से, तो अगर देखा जाए तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं तो उसके असरात सारी दुनिया पे पड़ते हैं। और COP29 भी हुआ, उसमें भी ये सारे डिबेट्स हुए, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो संजीदा क्यों नहीं है इस हवाले से? लोगों को देख रहे हैं, लोग गर्मी से मर रहे हैं, चीख रहे हैं, और जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन राइज हो रहा है। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं तो फेक प्रोफेशनल्स को भी काउंट करूंगा, उन लोगों को करूंगा जो क्लाइमेट की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं लेकिन वो हिपोक्रेसी होती है, मुनाफिकत होती है।
ग्राउंड पे कोई नहीं आता, ग्राउंड पे कोई वो कंसीडर नहीं करता। अब देखें सिचुएशन अब जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब 700 मिलियन गैलन अनट्रीटेड पानी कराची से जा रहा है समंदर में। जीवनी और ग्वादर तक जो है वो पानी पल्यूट हो चुका है। आपके फिश रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे 2 सालों में, मैं जिम्मेदारी से अभी कह रहा हूं। अगर आपने इमीडिएट मेजर्स नहीं लिए, अब हम ये कहते हैं कि जी कोई क्यों एक्शन नहीं ले रहा। देखें जितनी भी हमारी इलीट है, वो हुकूमत में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या जो कॉर्पोरेट सेक्टर हो या बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो सारे ड्यूअल नेशनल्स हैं। उनके बच्चे कहीं और पढ़ रहे हैं, उनको खुद को कहीं और जाके रहना है। वो यहाँ का बीच एंजॉय करने के लिए नहीं आते, उनको बीच एंजॉय जाने के लिए वो दुबई चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं। तो वो क्यों एक्शन लेंगे? ये मसला जो है ये हम आपका है। मच्छर कॉलोनी में बिजली नहीं है, छोटे छोटे शहरों में बिजली नहीं है, 12-12 दिन नहीं है, 2-2 हफ्ते नहीं है, उनका मसला है। उन लोगों के लिए जिनके पास सोलर भी है, जनरेटर भी है और बिजली भी जबरदस्त है, उनको क्या मसला है? उनको तो कोई मसला नहीं है। अब 55 डिग्री में आप हफ्तों तक रहो, आप देखें ना, मेरे ख्याल में 50 to 60% कराची का जो एरिया है जी, उसमें 12-12 घंटे बिजली नहीं है। तो ये जिनका मसला है वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग में है उनको कोई मसला ही नहीं है, उनको इस मुल्क में रहना ही नहीं है। तो इनको क्यों और एक्शन लेंगे? मैं कोई 4 सालों से ये चीखता आ रहा हूं कि भाई पानी में पानी ट्रीट करके भेजो। ये 700 मिलियन गैलन जो है, यही पानी आप सेल कर सकते हो, आपके कराची का पानी का मसला हो जाएगा। किसी को कोई उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है। ये सारे ड्यूअल नेशनल्स हैं, ये हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, इंडस्ट्रीज में हो, बिजनेस में हो या रियल एस्टेट में हो, पूरे मुल्क को इन्होंने एक शहर बना दिया है। आप इस्लामाबाद से ट्रेवल करें टू कराची, एक ही शहर है, सही। हर तरफ हाउसिंग कॉलोनियां हैं। तो ये 5-6 सालों में पाकिस्तान तो लिवेबल कंट्री अभी नहीं है। मैं अभी चैलेंज से जो ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं आपके तवज्जुह से, आप रह सकते हो अपने घर में, हर कमरे में आपको एसी चाहिए, बिल्कुल। गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है, पानी टैंकर पे आता है। तो ये कौन सी जिंदगी है जो हम जी रहे हैं यार? नसर साहब, वो आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ उससे कि ये जो कराची की लाइफ स्टाइल है वो तो उससे सब वाकिफ़ हैं, लेकिन अगर हम कराची से अलावा बाकी शहरों की बात करें तो वो तो इससे ज़्यादा मुश्किल तरीन हालत में है। और लोगों को तो हम तो मुख्तलिफ कैंपेन्स चलाते हैं कि ये करें वो करें, लेकिन कभी हमने ये कैंपेन तो नहीं चलाई कि हम दरख्त वगैरह पौधे लगाएं। और इस पर गवर्नमेंट भी संजीदा नज़र नहीं आती अगर देखा जाए तो। कसूरवार कौन है? मतलब आपने जो वीडियोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, आप बताते हैं कि ये सूरत हाल है मैंग्रोव के हवाले से, या जो 700 मिलियन गैलन आप पानी कह रहे हैं वो समंदर में जा रहा है, तो उसको हल कौन करेगा आखिर? देखें जी, मैं आपको बताऊं ना, गवर्नमेंट कोई आसमान से नहीं उतरती। गवर्नमेंट खुद हम हैं, सही। हम खुद पार्ट है, हम उसको वोट देते हैं, हम उनके साथ बैठते हैं। सोसाइटी के अंदर जो है वतवासो बिलहक के वतवासो बिसब्र का जो कुरान का फलसफा है वो खत्म हो चुका है। अब मीडिया जो है वो सिर्फ वही बात करती है जिससे हुक्मरान खुश हो, और हुक्मरानी में भी हर तरीके हर टियर के लोग हैं। तो आप जब तक सच बोलोगे नहीं, सही बात बताओगे नहीं, तो कौन करेगा? जो बंदा अपने कंफर्ट में बैठा हुआ है, रिगार्डलेस वो गवर्नमेंट में है, अपोजिशन में है, प्राइवेट सेक्टर से है या किसी से है। यहाँ पे 2 तरह की कौमें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। गरीब जो है सफर कर रहा है, उसका कोई बोलने वाला नहीं है। अमीर जो है, अब आपको बताऊं कि आप मच्छर कॉलोनी चले जाएं, आप श्रीजना चले जाएं, आप ये छोटी छोटी गरीब लोगों की कॉलोनी में चले जाएं, लोग जो है लकड़ी खरीद नहीं सकते, 700 रुपए मन है। वो क्या करते हैं? वो प्लास्टिक जला के खाना पका रहे हैं। ये कंप्लीट इकोलॉजिकल डिजास्टर है, सही। स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इस वक्त मैं खुद, मेरा एसी काम नहीं कर रहा, बिजली नहीं है, सोलर जो है वो जवाब दे चुका है, चूंकि वो पूरा दिन गर्मी बहुत ज्यादा है। तो मैं अभी दरख्त के नीचे चारपाई लगा के आपसे बात कर रहा हूं, और यही सिचुएशन पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोगों की है। मेरा क्या मैं कंट्रीब्यूट कर, मैं क्या लिख सकूंगा, क्या पढ़ सकूंगा, क्या काम करूंगा जब मैं पसीना पसीना हो रहा हूं बिल्कुल, और कोई सिर्फ प्रोडक्टिव काम नहीं अपनी होगा। हाइड्रेशन भी कर रहा हूं। भाई ये मुनाफिकत है, ये मुल्क, मैं खुला बोल रहा हूं, ये क्लाइमेट पे जितने लोग बात करते हैं ना, ये कभी अपने एसी कमरे से बाहर जाते ही नहीं है। उनकी स्किन आप देखो ना, कि अगर उस पर टैन नहीं है
तो वो तो जाते ही नहीं है, वो तो ये तो फैशन है क्लाइमेट पे बात कर रहा। आर्टिकल्स बिल्कुल। लिखते हैं, COP20 में जितने लोग जाते हैं वो तो कभी ग्राउंड पे आए ही नहीं है। मैं तो कभी किसी कॉप में मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया। तो COP20 में जितने भी जाते हैं, शेरी रहमान से लेके, नो ऑफेंस, डाउन टू एनी NGO पर्सन, वो तो अपने ऐसी कमरे से बाहर नहीं जाते। उनको जिंदगी की रियलिटी का पता क्या है। वो तो हम लोग हैं जो ये पागलों की तरह जो है वो कभी मच्छर कॉलोनी की आपने, मैं चैलेंज से कहता हूं कि लियारी रिवर का डेल्टा कितने लोगों ने देखा होगा, ये जितने क्लाइमेट पे बात करते हैं। उसके देखने के लिए बाकायदा एफर्ट लेनी पड़ती है, यानी कि आपको पहले वहां जाना पड़ेगा, फिर आप ये रिस्क लें कि आपका मोबाइल फोन छिन जाएगा, कोई आपसे लूट लेगा, फिर आप वॉक करके जाएंगे, फिर एक जगह के आगे तो आपका रास्ता भी नहीं है, फिर आपने मड फ्लैट में जाना होगा। कितने लोग जाते होंगे। ये क्लाइमेट हिपोक्रेसी है भाई। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से पूछे कितनी दफा ये जो है वो मड फ्लैट्स में गए होंगे। शक्ल देखो तो उनकी स्किन ऐसी साफ है जितनी तो बरतानिया के गोरों की भी नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी में रहने वाली मसूद कौम साहब, है। ये मैं तो खुला एक बोल रहा हूँ। नया टर्म सामने आया है, क्लाइमेट हाइपोक्रेसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपने कीमती बातों से आगाह किया। अगर देखा जाए तो मसूद लोहार साहब जो क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के हेड हैं, उनका कहना था कि ये जो लोग बातें करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, जो बाकी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बाकी जो लोग हैं क्लाइमेट पे काम करते हैं, बात करते हैं, या जो COP में जाते हैं 20s में शिरकत करते हैं, चाहे दुबई हो चाहे मिस्र हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो संजीदा नहीं है। वो सिर्फ ये जो क्लाइमेट हाइपोक्रेसी उन्होंने नाम जो दिया मसूद लोहार साहब ने, बिल्कुल ये सही बात की कि उन्होंने क्लाइमेट हाइपोक्रेसी के हवाले से जो बात की कि लोग बात तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। और जो है हम कंप्लीटली अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आ चुके हैं, और हमारे पास ऐसा कोई अब हल नहीं है कि हम इस मसले को हल कर सकें, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक संजीदा रोल अपना अगर प्ले करेगी तो बाकी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बाकी जो इकोलॉजिस्ट हैं, बाकी जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, वो क्या करेंगे। इस हवाले से हम बात कर रहे थे मसूद लोहार साहब से। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक।